नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 20 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। जीनियस इज़ 1% टैलेंट एंड 99% हार्ड वर्क। कोई भी व्यक्ति अगर जीनियस है तब भी 99% हार्ड वर्क का कंट्रीब्यूशन उसमें है। तो हार्ड वर्क का विकल्प तो कुछ है ही नहीं। आप सोचते हैं कि कोई टैलेंटेड है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप हार्ड वर्क करके जीनियस बन सकते हैं। आशीष क्लासेस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लें। यहाँ जल्द ही आपको एक ई बुक मिल जाएगी जो कि आपको जनवरी से लेकर और जून तक का जितना भी हमने वोकैबुलरी डिस्कस की है द हिंदू एडिटोरियल की, वो वर्ड्स आपको मिलेंगे। लगभग आप कह सकते हो 1800 के करीब वर्ड्स, 1800 2000 के करीब वर्ड्स आपको मिलेंगे। जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप ज़रूर से इसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी सारे और कोर्सेज भी हैं, वो ज़रूर से विजिट करें। वेंसडे को बैच स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का, वो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल पॉलिसी रिट्रीट के बारे में। और ये जो आर्टिकल है वो संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि भाई हम लोग अब वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा कैंसिल कर देंगे उन लोगों के जो बाहर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके पढ़ते हैं। इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो इनके पीछे इनका तर्क ये था, लॉजिक इनका ये था कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे जो लोग हैं अमेरिका के जो निवासी हैं उनके जॉब बाहर के स्टूडेंट्स को मिले। हम लोग हमारे जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पॉलिसी रिट्रीट की बात है, मतलब पीछे हट रहे हैं अपनी कही गई बात से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव है, विश्वविद्यालयों का दबाव है, मार्केट फोर्सेस का दबाव है। तो हम बात करेंगे इस एडिटोरियल के बारे में। एंड तक आप सेशन को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी रिट्रीट का मतलब क्या है? रिट्रीट का मतलब पीछे हटना है। तो आप रिट्रीट को विड्रॉल कर सकते हो। रिट्रीट का मतलब आप कर सकते हो विड्रॉल, ठीक है। रिट्रीट का मतलब आप स्टेप बैक कर सकते हो, पीछे हटना, ठीक है। तो पॉलिसी रिट्रीट का मतलब जो भी पॉलिसी बनाई गई थी प्रोटेक्शनिज्म का हवाला देकर, हमारे खुद के जो स्थानीय रोज़गार थे, जो लोकल आप कहें जो अमेरिका के जो भी एम्प्लॉयमेंट था उसको प्रोटेक्ट करने के कहकर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उससे रिट्रीट होने की बात है, उससे पीछे हटने की बात है। तो देखिए, मार्केट फोर्सेस एंड कॉमन सेंस अपीयर टू ट्रायम्फ ओवर नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म इन द यूएस ऑन स्टूडेंट वीज़ाज। ये एक सेंटेंस हुआ। मार्केट फोर्सेस जो है ये बाज़ार की ताकतें, अब बाज़ार की ताकतें मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक तरीके से बाज़ार की वो ताकतें जो प्रभावित करती हैं, तो आर्थिक चीज़ों को प्रभावित करने वाली जो ताकतें हैं, एंड कॉमन सेंस और सामान्य ज्ञान, ये दो चीज़ें। ये सब्जेक्ट हुआ, अपीयर्ड वर्ब है। अपीयर का मतलब प्रतीत होना होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसा लगा कि इन्होंने टू ट्रायम्फ ओवर। अब देखो, ऐसा लगा, अपीयर्ड आ गया। अब अपीयर्ड आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। अब सेकेंड फॉर्म के बाद में आप किसी भी वर्ब को जोड़ेंगे तो वो ये तो है नहीं कि सेकेंड फॉर्म और लगा देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि दो एक जैसी वर्ब्स आप एक साथ प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका तरीका होता है आप टू के साथ V0 लगा दें या फिर ING फॉर्म प्लेस कर दें। तो यहाँ पे 2 + V0 है टू ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना, ठीक है। ओवर लगा रखा है तो जीत किस पर प्राप्त की है उसके लिए ओवर लगा रखा है। तो मार्केट फोर्सेज और कॉमन सेंस जो हैं ये ऐसा लगा कि इन्होंने जीत प्राप्त कर ली। किस पर? नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म पर। ये जो नैरो माइंडेड एक दे रखा आपको, इसका मतलब आप नोट कर सकते हैं नैरो माइंडेड का। नैरो माइंडेड, इसका एक सिनोनिम लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, पैरोकियल। ये इसका सिनोनिम होता है, पैरोकियल। संकीर्ण विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं क्या? पैरोकियल। तो कह रहे हैं मार्केट फोर्सेस और कॉमन सेंस दोनों ने लगता है कि जीत प्राप्त कर ली है। किस पर? संकीर्ण आर्थिक संरक्षणवाद पर। प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, प्रोटेक्ट से प्रोटेक्शनिज्म बना है, नाउन बन रहा है। इन द यूएस, यूएस में, यूएस से पहले दे लगता है, ये पता ही है आपको। यूके से पहले, यूएस से पहले, यूएसएसआर से पहले, तो जहाँ पर भी यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है वहाँ पे दे लगाना होता है देशों के नाम से पहले। ऑन स्टूडेंट वीज़ाज, और ये स्टूडेंट वीज़ाज़ पर ये मुद्दा है, स्टूडेंट वीज़ाज़ का। स्टूडेंट्स को वीज़ा देने के बारे में कहा गया था। तो मार्केट फोर्सेस और कॉमन सेंस, एक तो सामान्य ज्ञान, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है अक्ल आ गई हो, और मार्केट फोर्सेज जो भी बाज़ारी ताकतें हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करने वाली जो शक्तियाँ हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने जीत प्राप्त कर ली है संकीर्ण इकोनॉमिक आर्थिक जो संरक्षणवाद है यूएस में स्टूडेंट वीज़ाज़ को लेकर, उस चीज़ पर, ठीक है।
आगे देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन, हैड टू वॉक बैक। वॉक बैक का मतलब भी क्या है, पुल बैक करना ही है, पुल आउट करना ही है, रिट्रीट करना ही है, विड्रॉल करना है। तो ये जो वॉक बैक है, वॉक बैक के मतलब वही होंगे, वॉक बैक का मतलब हो जाएगा पुल आउट, ठीक है, या रिट्रीट या फिर विड्रॉल, बात वही है, पीछे हटना। तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो प्रशासन है उसको ऐसा करना पड़ा। हैड टू लगाते हैं, इसका मतलब ये पास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको अंडर कंपल्सन या दबाव में आकर करना पड़ा, करना पड़ता है ऐसा बोलना चाहते हो तो फिर आपको हैज़ टू हैव टू यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। करना पड़ेगा ये बोलना चाहते हो तो फिर आपको विल हैव टू या शैल हैव टू बोलना चाहिए, लेकिन ये है करना पड़ा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रशासन है उसको पीछे हटना पड़ा, किस चीज़ से, अ रिसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी डिक्टेट। रिसेंट का मतलब हाल ही में, इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन का मतलब अप्रवासी, जो अमेरिका के निवासी नहीं है, बाहर से आते हैं, उसके लिए इमिग्रेशन है। पॉलिसी डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब है आदेश, डिक्टेट के सिनोनिम डिक्री, एडिक्ट, फिएट, रूलिंग, ठीक है। तो ये जो आदेश हैं इस चीज़ से पीछे हटना पड़ा। दैट, अभी डिक्टेट क्या था उसके बारे में है कि इट वुड नो लॉन्गर इशू वीजाज। तो इट जो है वो प्रशासन के लिए है, ट्रंप प्रशासन के लिए है कि ट्रंप प्रशासन जो है वुड नो लॉन्गर इशू वीजाज। नो लॉन्गर आप कहते हैं, इसका मतलब अब तक तो हो गया है, आगे हम नहीं करेंगे, कि अब हम क्या कि प्रशासन जो है वीजा जारी नहीं करेगा, ठीक है, टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, किसको, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, इन प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स में, इन्वॉल्विंग इन, जो कि शामिल हैं, इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल ऑनलाइन कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट का मतलब घटक होता है, पार्ट होता है, सब्सटेंशियल का मतलब सिग्निफिकेंट है, लार्ज है, कंसिडरेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो होता है उसे कहा जाता है क्या, सब्सटेंशियल। तो कह रहा है कि ये अब वीज़ा जारी नहीं करेगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग, ऐसे प्रोग्राम जिसमें एक ऑनलाइन का कंपोनेंट शामिल है, और बहुत ही बड़ा भाग है, चूँकि अभी वेंडेमिक है, वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस तो कंडक्ट हो नहीं रही, ना हमारे इंडिया में है, ना अमेरिका में, ना कहीं और है। इसलिए क्या है, ऑनलाइन में जो पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी हैं उनकी बात कर रखी है। स्टार्टिंग इन द फॉल 2020 सेमेस्टर, ये फॉल जो है ये जो पतझड़ का मौसम आता है उसके लिए है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, 2020, जो ये फॉल का समय आएगा, पतझड़ वाला समय आएगा, उस सेमेस्टर में, समझ रहे हो। तो ये जो एक प्रकार से कहें कि सीज़न का नाम है, और इस सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर का नाम है जो इस सेमेस्टर में स्टार्ट होता है उसके लिए, ठीक है ना, फॉल सेमेस्टर में जो स्टार्ट है उसके लिए। रिपीट कर रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पीछे हटना पड़ा इसको, जो हाल ही में एक इमिग्रेशन पॉलिसी डिक्टेट इन्होंने दिया था, एक अप्रवासी नीति संबंधी आदेश जारी किया था, उससे पीछे हटना पड़ा। उस आदेश में ये था कि भाई अब हम लोग जो है, हमारा प्रशासन जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देगा, और वो स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्राम्स, मतलब इन प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल ऑनलाइन कंपोनेंट, कि जिसमें बहुत बड़ा भाग ऑनलाइन का था, जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे उन स्टूडेंट्स को भी मतलब वीज़ा नहीं मिलेगा। और इनका बैच जो है कब स्टार्ट हुआ है, ये 2020 में, फॉल जो एक 2 प्रकार के सेमेस्टर्स वहाँ पे होते हैं, तो ये इस सेमेस्टर की बात है जो फॉल में स्टार्ट होता है। अब ये मत समझना कि फॉल से पहले दय आ रहा है, क्योंकि सीजन्स के नाम से पहले तो दय आता ही नहीं है। अब ये जो फॉल के पहले दय है ये सेमेस्टर के लिए है, क्योंकि फॉल सेमेस्टर, ये सेमेस्टर को मॉडिफाई करने के लिए इसने लगाया है कि ये कौन सा सेमेस्टर है, फॉल वाला, जो पतझड़ वाली मौसम के अंदर इस सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसकी बात है। इसलिए इसके अंदर इन्होंने कहा कि अब वीज़ा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा है कि नैरो माइंडेड है उसका मतलब पैरोकियल होता है, संकीर्ण विचारधारा का। वॉक बैक है, इसके पुल आउट, रिट्रीट या विड्रॉल इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। और हमने सीखा कि सब्सटेंशियल है तो उसका सिग्निफिकेंट, लार्ज या कंसिडरेबल होता है, बहुत बड़ा भाग कह सकते हो, महत्वपूर्ण कह सकते हो। डिक्टेट है तो उसका मतलब आदेश होता है, ठीक है। रिट्रीट का हमने विड्रॉल पढ़ाई था, तो ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। हैड दिस पॉलिसी विदस्टूड, अब देखिए आप समझेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस काम करता है। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो तो 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस हमें देखने में आते हैं, और उन 3 में से ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये तीसरे वाला है। इसमें क्या किया है कि इफ़ को तो लगाया नहीं इन्होंने,
तो इफ़ नहीं लगाया है तो हेड से स्टार्ट कर दिया, इन्वर्जन लगा रखा है। यहाँ तक की जो बातें हैं, ये देखिए यहाँ तक की जो बात है, ये हेड से स्टार्ट करके एक क्लोज बनाया है इसने। इफ़ नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालकर इन्वर्जन के द्वारा भी कंडीशनल सेंटेंस फ्रेम किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में कि एक तरफ तो लगाते हैं हम, देखो लिख सकते हैं इस चीज़ को, एक तरफ तो हम लगाते हैं इफ के साथ में हेड प्लस V3, तो फिर दूसरे साइड आपको लगाना होता है वुड हैव या फिर शुड हैव या फिर कुड हैव या माइट हैव, और इन सब के साथ में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना आप, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बनाता है, ठीक है। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बनाता है कि एक तरफ अगर इफ के साथ में हेड प्लस V3 का प्रयोग किया है आपने, तो दूसरे साइड में आपको वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव मिलता है। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि हमें हेड से पहले इफ़ नहीं मिल रहा है तो हेड को बाहर निकाल लिया, बात एक ही है। तो कह रहा है कि हैड दिस पॉलिसी विदस्टूड। अब विदस्टूड क्या है, विदस्टूड यहाँ पे सबसे पहली बात तो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेड लगा हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। विदस्टूड का मतलब बर्दाश्त करना है, रेसिस्ट करना है, सर्वाइव करना है, टिके रहना है। तो ये विदस्टैंड के सिनोनिम देखिएगा, यहाँ पे रेसिस्ट है, कॉम्बैट है, सर्वाइव है, कॉप विद है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सर्वाइव करना इसका मतलब है, ठीक है, टिके रहना मतलब है। तो यदि, अब ये कह रहा है कि यदि ऐसा हो जाता, ये कल्पना कर रहा है लेखक यहाँ पे, और ये ऐसी कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें क्या है, कंडीशन आपकी कभी पूरी नहीं होती है, ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन में इसको आप काउंट करते हैं। तो यदि ये जो पॉलिसी है वो लीगल चैलेंज को मतलब रेसिस्ट कर पाती, लीगल चैलेंज को सर्वाइव कर लेती। लीगल चैलेंज कौन सा, कानूनी चुनौती। कानूनी चुनौती किसने दी, दैट वाज इमीडिएटली माउंटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये दैट जो है ये इस चैलेंज के लिए है, और वाज इमीडिएटली माउंटेड, इमीडिएटली तुरंत, माउंटेड का मतलब खड़ा करना, उठना, ऊपर बढ़ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि लीगल चुनौती जो खड़ी की गई तुरंत, किसके द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोमा द MIT भी वहाँ की यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा, एंड ओवर 200 अदर यूनिवर्सिटीज़, दो तो इसने नाम गिना दी जो मुख्य थे, और लेखक कह रहा है कि और 200 से ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ भी थी। इन्होंने इसके खिलाफ, इस प्रशासन के जो फैसला है उसके खिलाफ लीगल एक चैलेंज कर दिया, कोर्ट में केस दायर कर दिया। ओवर लग रहा है, ओवर का प्रयोग नंबर में अधिक होने के अर्थ में करते हैं, तो 200 दे रखा है यहाँ पे, तो 200 से अधिक, तो संख्या में अधिक होने के केस में क्या लगाते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं, तो ओवर लगा हुआ है। अदर के साथ में आने वाली नाउन कैसी होती है, प्लूरल, तो देखो अदर यूनिवर्सिटीज़ है। कई बार देखा गया है कि अदर से पहले द आता है, अगर द आता है तो वो किसी एक खास की बात करता है, तो वहाँ पे प्लूरल नहीं आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यदि ये जो पॉलिसी, जो ट्रंप प्रशासन ने पॉलिसी बनाई, यदि वो जो लीगल चैलेंज, एक कानूनी चुनौती पेश की गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, MIT के द्वारा, और 200 से अधिक और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा, अगर इसको ये टिक जाती इसके सामने, है ना, ये पॉलिसी मतलब इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाती, सर्वाइव कर जाती, तो देखो इट माइट हैव लेड, तो क्या होता, अगर ये टिक जाती पॉलिसी, मतलब पीछे नहीं हटते, तो क्या होता, तो ये जो नीति है, इट माइट हैव लेड, हो सकता था। माइट तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, दूर की संभावना के लिए आता है, और ये किसी मॉडल के साथ में आपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है तो ये पास्ट हो ही गया। वैसे तो परफेक्ट मॉडल बनता है, परफेक्टिव मॉडल बनता है, तो इट माइट हैव लेड, ये लीड की सेकंड थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव आ रहा है, और लीड के साथ में टू लगता है, ये पता ही है आपको, लीड के साथ में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो कह रहा है कि भाई तब क्या होता, तब ये जो एक चैलेंज है ना, जो मतलब ये के पॉलिसी है, ये शायद ऐसा होता कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, विद्यार्थी कौन से, एनरोल्ड इन सच कोर्सेज, वो विद्यार्थी जो ऐसे कोर्सेज में एनरोल्ड है। कैसे कोर्सेज, जो फॉल सीजन का 2020 सेमेस्टर है ना, जहाँ पे ऑनलाइन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, उस प्रकार के कोर्सेज की बात कर रहा है। सच के साथ में नाउन प्लूरल लगा सकते हैं,
अगर सिंगुलर होती तो ए या एन लगाना पड़ता सच के ठीक बाद में, अगर काउंटेबल होती। तो ऐसे कोर्सेज में जो एनरोल्ड हैं तो उनको क्या करती ये डिसीजन, फेसिंग द रिस्क, कि उनको रिस्क फेस करनी पड़ती किस चीज़ की, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब देश से निकाल दिया जाना, बैनिश कर देना, एग्जाइल कर देना। तो एक्सपल्सन, बैनिशमेंट, एक्स्ट्राडिशन, तो इनको ये फेस करना पड़ता खतरा कि इनको देश से जाना पड़ता। एंड दोज इंटेंडिंग टू एंटर द यूएस फॉर हायर स्टडीज, एंड और दोज वो लोग इंटेंडिंग जिनका इरादा है, इरादा रख रहे हैं, टू इंटर प्रवेश करने का, द यूएस में। एंटर के साथ में देखो इनटू नहीं आता है, इनटू तभी आता है जब कोई डील या अग्रीमेंट साइन करने की बात हो। अगर प्रवेश करना हो तो इंटर के साथ इनटू नहीं आता। लेकिन ये भी याद रखना कि एंट्री होता ENTRY तो इनटू लगता, कि यूएस में प्रवेश करने के जो इच्छुक है किसके लिए, हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए। स्ट्रैंडेड अब्रॉड विदाउट ऑप्शंस, तो वो विदेश में, अब्रॉड मतलब विदेश में फंसे हुए रहते, फंस जाते, विदाउट ऑप्शंस, बिना विकल्पों के। स्ट्रैंडेड जो है इसका मतलब स्टक होता है, ये हमने जब माइग्रेंट लेबरर्स वाला लेख पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था। स्टक हो सकता है या इन द लर्च हो सकता है या हेल्पलेस हो सकता है, फंसे हुए होना। ठीक है, तो क्या सीखा हमने इसमें, देखिए यहाँ कह रहा था दो, एक मतलब कंडीशनल सेंटेंस से समझाया इसने कि अगर ये लीगल चैलेंज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, MIT ने और 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ ने जो लीगल केस दायर किया है, उस केस के सामने टिक जाता ये डिसीजन, तो होता क्या कि बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी ऐसे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं उनको एक रिस्क फेस करनी पड़ती, देश से बाहर निकलने की रिस्क। और वो लोग जो इरादा करते हैं कि यूएस में प्रवेश करेंगे उच्च शिक्षा के लिए, वो फंस जाते विदेश में बिना कोई ऑप्शन के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता पढ़ने का। तो कंडीशनल सेंटेंस आपने समझा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। विद स्टैंड का मतलब क्या है वो समझ लिया, डिपोर्टेशन का मतलब समझ लिया, स्ट्रैंडेड का मतलब समझ लिया। अब देखिए आगे, द यूनिवर्सिटीज ज्वाइनिंग द केस अगेंस्ट द डिसीजन of the Federal Immigration and Customs Enforcement argued in court that this policy described as cruel and illegal undermined their efforts to create a safe online based learning system amidst the raging pandemic। समझना कह रहा है कि द यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, अब ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज्वाइनिंग द केस, जो कि इस केस में शामिल हैं, ठीक है, अगेंस्ट द डिसीजन, किसके खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ। डिसीजन के पहले द क्यों है, क्योंकि हमें पता है डिसीजन कौन सा है, ठीक है। डिसीजन वही है कि भाई वीज़ा वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, आगे से कैंसिल करेंगे हम वीज़ा, वो डिसीजन है, इसलिए द लगा रखा है। द यूनिवर्सिटीज़, वैसे यूनिवर्सिटी अकेला हो मतलब सिंगुलर हो तब यूनिवर्सिटी द लगता है, लेकिन यहाँ द क्यों है, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उस डिसीजन के खिलाफ जिन्होंने कोर्ट में केस दायर किया, हार्वर्ड है, MIT है, 200 से अधिक और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बात है, तो द लगा हुआ है। तो वो यूनिवर्सिटी जो इस डिसीजन के खिलाफ जिन्होंने केस किया है, और डिसीजन किसका था, डिसीजन था फेडरल इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट का, फेडरल का संघीय इमिग्रेशन का अप्रवास संबंधी। अभी इन्फोर्समेंट एक निदेशालय होता है, ये वो निदेशालय है जो इमिग्रेशन और कस्टम्स के काम देखता है, सीमा शुल्क वगैरह के, अप्रवासी नीतियों के बारे में काम देखता है, बाहर के लोग आते हैं उनके बारे में देखता है। तो इसका जो डिसीजन है उसके खिलाफ जिन्होंने केस दायर किया है उन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया। अब ये यूनिवर्सिटीज़ हो गया आपका सब्जेक्ट, इसको देखकर यहाँ पे है वर्ब। इन्होंने आर्ग्यू किया, इन्होंने तर्क दिया, आर्ग्यू मतलब तर्क देना, तर्क दिया कोर्ट में, क्या दिया, दैट दिस पॉलिसी, तर्क दिया कि भाई ये जो पॉलिसी है डिस्क्राइब्ड एज क्रूअल एंड इलीगल, वो पॉलिसी जिसको डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में, क्रूअल एंड इलीगल के रूप में। क्रूअल का मतलब निर्दयी, इलीगल का मतलब गैरकानूनी। डिस्क्राइब के साथ देखो एज आ रहा है, डिस्क्राइब के साथ साथ अगर ट्रीट शब्द होता, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, व्यू होता, डिफाइन होता, ठीक है ना, तो इन सब में एज लगता, डिस्क्राइब, डिफाइन, है ना, ट्रीट, व्यू, नो, इन सब के साथ में एज लगता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो एक कहें ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी को कहा कि ये पॉलिसी बड़ी निर्दयी पॉलिसी है, क्रूअल है, क्रूअल निर्दयी, इलीगल है, गैरकानूनी है, अंडरमाइंड कमज़ोर कर दिया, अंडरमाइंड का मतलब कमज़ोर कर देना, तो वीकन, इम्पेयर, क्रिपल, मार, स्पॉइल, ठीक है, कमज़ोर कर दिया। देयर एफर्ट्स, उनके प्रयासों को, क्या प्रयास थे, टू क्रिएट, निर्मित करने के, अ सेफ ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम, क्या किसके प्रयास थे कि एक सुरक्षित ऑनलाइन आधारित
लर्निंग सिस्टम निर्मित करने के अमिडस्ट द रेजिंग पेंडेमिक, अमिडस्ट का मतलब के बीच, के दरमियान, रेजिंग का मतलब बढ़ती हुई, रेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, पेंडेमिक नाउन है, पेंडेमिक वैश्विक महामारी है, वो वैश्विक महामारी जो लगातार बढ़ रही है, रेजिंग है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने केस दायर किया था ना इस डिसीजन के खिलाफ, है ना, और डिसीजन किसका था ये, तो इस एनफोर्समेंट एजेंसी का था, इस निदेशालय का था। तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्ट में एक तर्क दिया कि भाई ये जो पॉलिसी है, जिसे कहा कि ये क्रूअल पॉलिसी है और ये जो इलीगल पॉलिसी है, इस पॉलिसी ने जो इनके प्रयास हैं, किन के प्रयास, यूनिवर्सिटीज़ के, देयर किसके लिए है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इस डिसीजन ने इन हमारे जो विश्वविद्यालय के प्रयास हैं उनको कमज़ोर कर दिया है। हमारे प्रयास क्या थे, प्रयास थे कि इस बढ़ती हुई वैश्विक महामारी के दौर में हम चाहते थे कि बहुत ही सुरक्षित और ऑनलाइन आधारित लर्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए। तो इसके अंदर सीखने लायक क्या था, अंडरमाइन का सिनोनिम डिस्क्राइब के साथ में आ जाता है। तो और कौन कौन से शब्द है जहाँ पे एज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे, हावेवर देयर फाइट में बी फार फ्रॉम ओवर, हावेवर हालांकि या फिर भी एडवर्सेटिव है, देयर फाइट उनकी लड़ाई, किनकी लड़ाई, विश्वविद्यालय की, मे बी हो सकता है, फार फ्रॉम ओवर का मतलब है खत्म होने से काफ़ी दूर है, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, काफ़ी दूर है। फार का मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, ओवर का मतलब खत्म होने से। तो कह रहा है कि उनकी लड़ाई जो है वो खत्म होने से दूर है, खत्म हुई नहीं है। बोथ द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल एनरोलीज, है ना। तो कह रहा है बोथ, दोनों चीज़ें, दोनों कौन कौन, एक तो यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय, और बोथ के साथ में एंड लगाते हैं, देयर प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल एनरोलीज। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, संभावित को बोलते हैं, इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय होता है, एनरोलीज का मतलब है जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया है, जैसे आपने किसी विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट करवाया तो आप एनरोली कहलाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों, विश्वविद्यालय भी और जो उनके एनरोलमेंट करवाने विद्यार्थी हैं, तो विश्वविद्यालय और विद्यार्थी, ऐसा पढ़ लें। वुड बी वाइज टू रिमेन अलर्ट, तो वुड बी वाइज का मतलब उनकी बुद्धिमानी इसी में होगी, विश्वविद्यालय की बुद्धिमानी भी इसी में है और विद्यार्थियों की बुद्धिमानी भी इसी में है। टू रिमेन अलर्ट की वो चौकन्ने रहें, अलर्ट रहें, टू द पॉसिबिलिटी, किसके प्रति अलर्ट रहना है, पॉसिबिलिटी के प्रति, पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना किसकी, ऑफ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जो प्रतिबंध हैं, अतिरिक्त प्रतिबंधों के प्रति अलर्ट रहें, फोइस्टेड ऑन टू द एंट्री प्रोसेस। और ये रेस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, तो ये एडजेक्टिव है, देखो इसको पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। जब भी किसी नाउन के बाद में एडजेक्टिव आता है तो उसे क्या कहते हैं, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहते हैं। तो कह रहा है कि वो रेस्ट्रिक्शंस जो कि फोइस्ट किए गए, फोइस्ट का मतलब थोपना होता है, सिनोनिम्स देख सकते हैं, इम्पोज, फोर्स, इन्फ्लिक्ट या थर्स्ट, ठीक है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो कि थोपे गए, किस पर थोपे गए, ऑन टू द एंट्री प्रोसेस, एंट्री प्रोसेस पर, ठीक है, एंट्री प्रोसेस पर थोपे गए। एंट्री प्रोसेस का मतलब प्रवेश की प्रक्रिया पर, एट अ फ्यूचर डेट, किसी भविष्य की किसी भी डेट पर। रिपीट कर देता हूँ, हालांकि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई विश्वविद्यालयों की, दोनों ही, चाहे विश्वविद्यालय हो या उनके जो संभावित विद्यार्थी हैं, उनके लिए यही एक बुद्धिमानी होगी कि वो चौकन्ने रहें कि उन पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अतिरिक्त प्रतिबंध थोपे जा सकते हैं कि जब भविष्य में कोई मान लो फ्यूचर डेट दे दी एंट्री के लिए, तो उस समय एंट्री डेट पर, फ्यूचर डेट पर उन पर और प्रतिबंध एंट्री प्रोसेस के दौरान थोपे जा सकते हैं। इसके प्रति उनको चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिसीजन वापस ले लिया है तो फिर काम सारा आसान हो गया है, कुछ भी हो सकता है, आगे कोई ना कोई बदलाव ट्रंप प्रशासन के द्वारा देखने में आ सकता है। ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ क्लैरिफाइड दैट न्यूली एनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉसिबली अप टू 2 लाख across the US will be barred from taking purely online courses while living in the country। तो क्या कह रहा है, ऑलरेडी पहले से ही द एडमिनिस्ट्रेशन, द लग रखा है, ट्रंप प्रशासन की बात है, हैज़ क्लैरिफाइड, इसने स्पष्ट कर दिया है क्या, दैट कि न्यूली एनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो नए एनरोल हो रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो नए विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं, पॉसिबली अप टू 2 लाख, जिनकी संख्या कितनी है, लगभग 2000 के करीब है, ठीक है। अक्रॉस द यूएस मतलब पूरे यूएस में, यूएस पूरे अमेरिका में। विल बी बार्ड फ्रॉम, उनको मतलब बार फ्रॉम, बार का मतलब रोकना होता है, बार के साथ फ्रॉम लगता है। बार के अलावा और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब रोकना है। बार की जगह प्रिवेंट भी हो सकता था, आप डी बार भी कर सकते हो, ठीक है, आप प्रिक्लूड भी कर सकते हो, आप प्रोहिबिट भी कर सकते हो,
कई बार एब्स्टेन और रिफ्रेन यहाँ भी रोकते ही हैं, कोई चीज़ का सेवन करने से परहेज करते हैं। इन सब के साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो किसी चीज़ से रोकने की अगर बात आप करोगे तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। तो कह रहा है कि पहले से ही जो प्रशासन है उसने स्पष्ट कर दिया है कि नए जो विद्यार्थी एनरोल हो रहे हैं, जिनकी संख्या पूरे यूएस में लगभग कितनी है, 2 लाख के करीब है, विल बी बार्ड, ये पैसिव है, उनको रोका जाएगा। किस चीज़ से रोका जाएगा? फ्रॉम टेकिंग, चूँकि फ्रॉम लग गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट अगर किसी वर्ब को बनाओगे तो नाउन की फॉर्म देनी पड़ेगी, इसलिए हम आईएनजी प्लेस करते हैं। प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज, वो विद्यार्थी जो मतलब किससे रोकेंगे ये लोग, ये इनको रोका जाएगा कि वो पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज नहीं ले सकते हैं। वाइल लिविंग, वाइल के ठीक बाद में जब आप कोई वर्ब लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगती है। इन द कंट्री, देश में रहने के दौरान। समझ में आ गया आपको? भी पहले से ही प्रशासन क्लियर कर चुका है कि लगभग 2 लाख के करीब विद्यार्थी नए एनरोल होंगे और उनको रोक लिया जाएगा कि वो पूरी तरीके से अगर ऑनलाइन कोर्सेज में हैं तो देश में रहने के दौरान वो मतलब उन कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनको रोका जाएगा। तो बार के साथ फ्रॉम लगता है। फोइस्ट का मतलब क्या होता है ये सब सीखा है, आगे बढ़ते हैं। यट द बैटल विल कंटिन्यू फ्रॉम द अदर साइड टू, कह रहा फिर भी दूसरा साइड क्या हो गया? ये तो ट्रम्प प्रशासन है कि ऐसा प्रतिबंध लगाएगा, ये हो सकता है एंट्री प्रोसेस पे कुछ देखने को मिले। लेकिन दूसरा साइड कौन हो गया? यूनिवर्सिटीज़ लड़ रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। यट, फिर भी, हालांकि, है ना, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। फिर भी ये जो लड़ाई है, कौन सी लड़ाई जो चल रही है, लड़ाई यूनिवर्सिटी की और ट्रम्प प्रशासन की, उसकी बात कर रहा है, इसलिए द का प्रयोग है। वो कंटिन्यू रहेगी दूसरे साइड से भी। टू का मतलब भी, मतलब उधर से जारी है ही ट्रम्प प्रशासन की तरफ से, इधर से भी, तो टू लग गया। द जज इन द लीगल केस ब्रॉट बाय द यूनिवर्सिटीज इज कीपिंग द केस ओपन। जज जो है वो क्या कर रखे हैं? उसने केस को खुला कर रखा है अभी तक, है ना। द जज इज कीपिंग द केस ओपन, जज जो है वो केस को खुला रखे हुए है। ये जज है कौन? ये लीगल केस में जज है जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा लाया गया है ना, कह रहे हो, बाय द यूनिवर्सिटीज। तो द जज इन द लीगल केस ब्रॉट बाय द यूनिवर्सिटीज इज कीपिंग द केस ओपन। जज जो कि लीगल केस में यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ब्रिंग किया गया है, ब्रॉट थर्ड फॉर्म हो गई, वो मतलब केस को क्या किए रखे हैं? ओपन किए हुए हैं। इम्प्लाइंग दैट, इम्प्लाइंग का मतलब है अर्थ देते हुए, संकेत देते हुए। इम्प्लाई का मतलब अर्थ लगाना, संकेत देना, तो सजेस्ट, हिंट या इंसिनुएट कहलाएगा, इंसिनुएट, ठीक है। तो ये संकेत देते हुए दैट आर्ग्यूमेंट्स कुड बी मेड अगेंस्ट एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस, की आर्ग्यूमेंट्स जो हैं कुड बी मेड, वो किए जा सकते हैं, तर्क दिए जा सकते हैं, अगेंस्ट किसके खिलाफ? एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, अतिरिक्त प्रतिबंधों के खिलाफ। रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये हमने काफ़ी बार देखा है कि जो एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, कम्युनल जैसे होता है ना। तो अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स किए जा सकते हैं, इसका संकेत देते हुए। आ गया समझ में? तो कह रहा है लड़ाई यूनिवर्सिटी जारी रखेगी, केस को जो है वो जज ने मतलब कह रखे हो, मतलब ओपन किया हुआ है, ये संकेत देते हुए कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो अतिरिक्त प्रतिबंधों के खिलाफ जारी रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो अदर साइड का मतलब यहाँ पे कह सकते हो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक प्रकार से यूनिवर्सिटी का जो वकील है, जज है, उनकी बात कर रहा है कि ये जो है मतलब जारी रह सकती है लड़ाई इस साइड से भी, कि अतिरिक्त जो प्रतिबंध लगा सकता है ट्रम्प प्रशासन, उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी रह सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर मिस्टर ट्रम्प हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इमिग्रेशन सागाज विल ओनली रैचेट अप द प्रेशर ऑन हिम टू परफॉर्म एंड डिलीवर ड्यूरिंग व्हाट ही प्रोबेबली कंसीडर्स द हार्डेस्ट ईयर पॉलिटिकली ऑफ हिज फर्स्ट टर्म। समझिएगा, फॉर मिस्टर ट्रम्प के लिए, हिज एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन सागा, सागा का मतलब स्टोरी होती है, सागा का मतलब क्या है? स्टोरी या नरेटिव कह सकते हो, कथानक, ठीक है। तो कह रहा है मिस्टर ट्रम्प के लिए उनके प्रशासन की जो ये अप्रवासी नीतियों संबंधी जो कथानक है, ये क्या करेगा? विल ओनली रैचेट अप, रैचेट अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो ये क्या करेगा? केवल प्रेशर बढ़ाएगा, दबाव बढ़ाएगा, किस पर? ऑन हिम, मतलब ट्रम्प पर। टू परफॉर्म, किसके लिए? कि वो परफॉर्म करें और डिलीवर करें। परफॉर्म करें मतलब काम करें, डिलीवर करें मतलब वादों को पूरा करें। ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग किसके दौरान? व्हाट ही प्रोबेबली कंसीडर्स द हार्डेस्ट ईयर,
उस वर्ष के दौरान जिसे वो संभवतया मानते हैं कि सबसे कठिन वर्ष रहा है। द हार्डेस्ट ईयर, ईयर नाउन है, हार्डेस्ट एडजेक्टिव है, डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है। उस वर्ष के दौरान जिसे वो संभवतया सबसे ज़्यादा मुश्किल वर्ष मानते हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, ऑफ हिज फर्स्ट टर्म, और किसका सबसे मुश्किल वर्ष है, जो उनका पहला कार्यकाल रहा, जितने भी वर्ष उन्होंने बिताए पहले उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला साल ये रहा। बात समझ में आई, क्योंकि इसी समय तो पेंडेमिक आ गई, इसी समय ऑपोजिशन, जनता, सबका इन्होंने गुस्सा झेला है ना, विरोध झेला है। तो कह रहा है मिस्टर ट्रंप के लिए जो प्रशासन का ये जो इमिग्रेशन कथानक है ये केवल उन पर दबाव बढ़ाएगा कि परफॉर्म करें, डिलीवर करें उस वर्ष के दौरान जिसे वो संभवतः मानते हैं कि सबसे मुश्किल वर्ष है राजनीतिक रूप से, उनके पहले टर्म की अगर बात करें। फिर कह रहा है ऑन द वन हैंड, एक तरफ ही इज़ फेसिंग ए शार्प लीगल बैकलैश, बैकलैश का मतलब प्रतिक्रिया कह सकते हो, काउंटर अटैक कह सकते हो, है ना, बैकलैश का एडवर्स इम्पैक्ट कह सकते हो, विपरीत प्रतिक्रिया कह सकते हो। तो एक तरफ तो क्या है, ही इज़ फेसिंग, वो सामना कर रहे हैं, ही ट्रंप के लिए है, अ शार्प लीगल बैकलैश, शार्प मतलब काफ़ी तीक्ष्ण, काफ़ी तीखा, लीगल का कानूनी, बैकलैश का मतलब प्रतिक्रिया, इन द रियलम, रियलम का मतलब होता है एरिया, किस क्षेत्र की बात है, इन द रियलम ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी, इस क्षेत्र में, अप्रवासी नीतियों के संदर्भ में, नॉट ओनली इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स, ना केवल स्टूडेंट्स के केस में टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, बट ऑल्सो ऑन हिज बैन ऑन द इश्यूएंस ऑफ H-1B वीजाज, बल्कि इस मतलब उनका जो बैन लगाया है उन्होंने किस पर, कि H-1B वीज़ा के इश्यूएंस पर, कि हम इसको भी जारी नहीं करेंगे, इस पर जो बैन लगाया है किसके लिए, फॉर स्किल्ड वर्कर्स, कुशल कर्मचारियों के लिए, स्किल्ड का मतलब दक्ष, कुशल, एक्सपर्ट, एंड सेवरल अदर वर्कर वीज़ाज, और अनेकों अन्य वर्कर वीज़ाज हैं उन पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके कारण भी इनको झेलना पड़ रहा है। तो कह रहा है एक तरफ वो फेस कर रहे हैं लीगल बैकलैश, मतलब एक प्रकार लीगल चैलेंज कह सकते हो, कानूनी एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, किस क्षेत्र में, इमिग्रेशन पॉलिसी के क्षेत्र में, ना केवल कि स्टूडेंट्स का रोष ही है, केवल जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की बात ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे उनको लीगल बैकलैश झेलना पड़ रहा है, किस बात पर, यहाँ पे जो बैन लगाया है, उनके द्वारा जो लगाया गया बैन है कि H-1B वीज़ा भी हम जारी नहीं करेंगे स्किल्ड वर्कर्स के लिए, और अनेकों अन्य वर्कर वीज़ाज के लिए, उन पर भी इनको ये रोष झेलना पड़ रहा है। तो नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो लगता है। और एक बात याद रखना कि सेम रैंक की चीज़ें जुड़ती है दोनों तरफ, तो बट ऑल्सो के बाद में समझ सकते हैं, आपकी नाउन दे रखा है ना, ये नाउन दे रखा है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, ठीक ऐसा ही यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, तो सेम रैंक की चीज़ें हो गई, तो ये परफेक्ट है। आगे देखिए, सेकंड एक तरफ तो हो गया, दूसरा क्या है, हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स आर ऑन द डिक्लाइन, उनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग्स हैं, मतलब एक होता है ना कि भी व्यक्ति ने किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा काम किया, इवैल्यूएशन अब हो रहा है, तो उन्होंने जॉब कितनी दी है, उन्होंने मतलब कितने रोजगार सृजित किए हैं, उस आधार पे अगर बात करें तो जॉब अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो मतलब डिक्लाइन पर हैं, वो मतलब गिरावट पर हैं, पतन की ओर हैं, इन द फेस ऑफ इज गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट। इन द फेस ऑफ का मतलब है इस चीज़ के चलते, है ना, इनका जब ये एक कन्फ्रंटेशन हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, इस चीज़ के चलते, किसके चलते, उनके गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के चलते। मिसमैनेजमेंट किस चीज़ का है, ऑफ पॉलिसी टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मिसमैनेजमेंट है नीति का, नीति कौन सी है, नीति है कंटेन, कंटेन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन, ठीक है। नीति कौन सी है कि इस कोविड-19 के प्रसार को रोकने संबंधी नीति का जो मिसमैनेजमेंट है उसके चलते इनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग्स वो भी गिर रही है। द इनफेक्टिव स्टेप्स, इनफेक्टिव का मतलब अप्रभावी, स्टेप्स का मतलब कदम, इट हैज़ टेकन, इसने लिया है, प्रशासन ने लिया है, टू बोल्स्टर द इकोनॉमी, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए। बोल्स्टर जो शब्द है इसका मतलब री इन्फोर्स कर सकते हो या फिर स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूं, जो अप्रभावी कदम प्रशासन ने लिए हैं किसके लिए, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड ए सर्ज इन रेशियल टेंशंस, और सर्ज का मतलब बढ़ना होता है, बूस्ट होना होता है, ठीक है, बूस्ट कह सकते हो, अपसर्ज कह सकते हो। और जो बढ़ा है क्या, रेशियल टेंशंस। आपने देखा कि एक व्यक्ति था, श्वेत व्यक्ति, उसको पुलिस वाले के द्वारा मार दिया गया था, जो एक इमेज थी वो वायरल हुई थी ट्विटर वगैरह पे, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
तो ऐसी जो टेंशन्स वहाँ पे हैं ये भी बढ़ी हैं इन सब के चलते। तो एक तरफ तो स्टूडेंट्स का गुस्सा है, स्किल्ड वर्कर्स का गुस्सा है, दूसरी तरफ इनकी जो रेटिंग है, जॉब अप्रूवल रेटिंग्स है, वो भी गिरावट पे है। किसके चलते है? इनके मिसमैनेजमेंट के चलते। मिसमैनेजमेंट किस चीज़ में है? कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो नीतियाँ इन्होंने अपनाई है उसका मिसमैनेजमेंट है, और इन्होंने इनइफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं किसके लिए? अपने इकोनॉमी को बोस्टर करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। और साथ ही में जो रेशियल टेंशन्स हैं, जो सफ़ेद, जो गोरे और कालों की लड़ाई है ना, ये जो एक रेशियल टेंशन इसको कहा है, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है उनके चलते। तीसरा क्या है देखो, हिज डेमोक्रेटिक राइवल। फिर उनका डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक मतलब विपक्षी जो उम्मीदवार है, भी दो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के खुद हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन हैं। तो जो बिडेन जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं टू कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब हो गया है कैश करना। भी आप किसी के गलतियों का फ़ायदा उठाते हो तो उसको कैश करते हो। तो ये है कि उनके जो डेमोक्रेटिक राइवल हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप जहाँ जहाँ फेल हुए हैं, जहाँ उनको असफलताएं मिली है, उसको कैश किया जाए एंड फाइंड अ पाथ, और एक रास्ता निकाला जाए टू विक्ट्री। किसका रास्ता? जीत का रास्ता, जीत तक पहुँचने का रास्ता इन नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कब? जब नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे तब। ठीक है, तो कैपिटलाइज में ऑन लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आप कैश की बात करते हो, कैश में भी ऑन ही लगता है कि आप इस चीज़ को कैश करना चाहते हो, इसको मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। फिर देखिए, डिस्पाइट द एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, RRSS दे रखा है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, इसमें ऑफ नहीं लगता है, प्रेपोजिशन होता है। तो कह रहा है शर्मिंदगी के बावजूद। शर्मिंदगी किस चीज़ की है? कि लेटेस्ट जो वीज़ा पॉलिसी है, नवीनतम जो वीज़ा पॉलिसी है, उससे पीछे हटना पड़ा है। तो ये शर्मिंदगी है, भी आपने कोई काम किया और फिर आप मजबूरन किसी के विरोध के चलते पीछे हट रहे हो, इसका शर्मिंदा तो है ही कि मैंने कितना गलत काम किया, मन में गलानी तो होती ही है। तो वही एम्बेरसमेंट इनके भी है। तो इस शर्मिंदगी के बावजूद कि भाई इनको लेटेस्ट वीज़ा पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा, रिट्रीट करना, पीछे हटना, विड्रॉ करना, इसके बावजूद भी मिस्टर ट्रंप इज अनलाइकली टू बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब क्या है? बैक डाउन का मतलब गिव इन है, कंसीड, डिफीट है, सरेंडर है। आत्मसमर्पण करना, घुटने टेकना, हार मान जाना। अनलाइकली का मतलब संभव नहीं है। तो इन चीज़ों के बावजूद भी मिस्टर ट्रंप जो है, संभावना नहीं है कि वो यहाँ पे घुटने टेकने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे। फ्रॉम इज ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब आवेग होता है, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब संरक्षणवादी। इनका एक नज़रिया ही ऐसा है कि मैं यहाँ के जो प्रोटेक्ट करके चलूँ, संरक्षणवादी नीति अपनाते हैं। ब्रॉडर का मतलब व्यापक। तो ये बैक डाउन नहीं करेंगे, ये सरेंडर नहीं करेंगे, ये घुटने नहीं टेकेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। किससे? इनका जो व्यापक जो दृष्टिकोण है, जो प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्स है, किसके चलते? फॉर फियर ऑफ एलिनेटिंग द कोर ऑफ हिज बेस। कोर का मतलब सेंट्रल पार्ट, मेन पार्ट होता है। एलिनेट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, दूर हटना, सेपरेट कर देना। एस्ट्रेंस, टर्न अवे, ड्राइव अपार्ट, आइसोलेट, अलग थलग कर देना। क्योंकि ये अपने जो कोर बेस है, जो मतदाताओं का जो बेस है, जो इनको सपोर्ट करता है, वो उनसे दूर नहीं, उनको दूर नहीं होने देना चाहते। दोज हुज जॉब्स ही क्लेम्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेनर्स। वो लोग जिनके जॉब्स वो दावा करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, किससे? विदेशियों से, इमिग्रेंट्स और जो अप्रवासी लोग हैं उनसे। बात समझ में आई? तो कह रहा है कि इस शर्मिंदगी के बावजूद कि उनको लेटेस्ट वीज़ा पॉलिसी से पीछे हटना पड़ रहा है, अभी भी असंभव सा लगता है। ये संभव नहीं है कि मिस्टर ट्रंप पीछे हट जाएंगे, विड्रॉ कर जाएंगे अपनी व्यापक संरक्षणवादी नीति से, इस आवेग से। किसके कारण पीछे नहीं हटेंगे? कारण है कि इनको डर है। डर किस चीज़ का है? कि ये अपने जो कोर बेस है मतदाताओं का, उसको दूर नहीं करना चाहते हैं, जिनके जॉब्स के लिए वो दावा करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करेंगे विदेशियों से और अप्रवासियों से। However, he will have to proactively address। प्रोएक्टिवली का मतलब है अग्र रूप से सक्रिय होकर, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर, एडवांस में ही। However, हालांकि उन्हें करना पड़ेगा। ही विल हैव टू आ गया, पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था हैड टू था। द पास्ट की बात आप करते हो कि करना पड़ा तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। जब आप फ्यूचर की बात करते हो करना पड़ेगा तो विल हैव टू, शैल हैव टू लगाते हैं। उनको करना पड़ेगा क्या? एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस का मतलब यहाँ पे संबोधित करना नहीं है, सोल्यूशन निकालना है। तो उनको सुलझाना पड़ेगा अग्र रूप से सक्रिय होकर। क्या? द प्रिकैरियस स्टेट ऑफ द यूएस। प्रिकैरियस का मतलब है डेंजरस, रिस्की, हैजर्डस, डेंजरस। रिस्की मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनको इस खतरनाक जो ये स्थिति है यूएस की, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमी थ्रू फिस्कल मेजर्स।
यूएस मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी व्यापक अर्थव्यवस्था, बड़े स्तर के जो मुद्दे देखे जाते हैं अर्थव्यवस्था में उसको मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमी सूक्ष्म स्तर के मुद्दे देखते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। तो यूएस की जो व्यापक अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की जो खराब स्थिति है उसको सही करना पड़ेगा थ्रू फिस्कल मेजर्स। और कर कैसे सकते हैं? फिस्कल मेजर्स के माध्यम से। थ्रू माध्यम के लिए आ रहा है, फिस्कल का वित्तीय, मेजर्स का मतलब कदम, स्टेप्स। वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइड करते हुए, साथ साथ में इनको ऑल्सो मतलब भी आ रहा है, साथ साथ में प्रोवाइड करना है। सकर का मतलब सहायता है, एड है, हेल्प, असिस्टेंस है। साथ में इनको सहायता प्रदान करनी है किसको? टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स, इतने मिलियन वर्कर्स को, हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स थ्रू दिस क्राइसिस, जिन्होंने वो वर्कर्स जिन्होंने क्या कर दिया है, इसी को कर देख रहा है, लग रहा है, जिन्होंने अपने जॉब्स खो दिए हैं, लाइवलीहुड्स खो दी हैं, आजीविकाएं खो दी हैं थ्रू दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस से, ठीक है, इस संकट के कारण जिनकी आजीविकाएं चली गई हैं उन आजीविकाओं मतलब उन लोगों को यहाँ पे सहायता भी प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ आज हमने देखा, काफ़ी सारे वर्ड्स इस अंतिम स्लाइड में थे। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। सकर है, सकर का मतलब ऐड है, हेल्प है। एलिनेट का मतलब क्या है? एलिनेट से मतलब है दूर कर देना, तो दूर कर देने के लिए एस्ट्रेंज है। बैकलैश का मतलब क्या है? बैकलैश का मतलब रिकॉइल है, मीन्स जो कह सकते हो काउंटर अटैक, मैंने बताया था, नेगेटिव प्रतिक्रिया कह सकते हो। सर्ज का मतलब एस्केलेशन है, बढ़ोतरी है। इम्प्लाई का इंसिन्यूएट है, संकेत करना है। तो आज ही के जो हमने बात की थी उन्हीं का था। तो देखिए जोड़ देता हूँ मैं कैसे कैसे जोड़ा है। 1 नंबर जो है वो तो जुड़ेगा डी से, 2 नंबर जुड़ेगा एलिनेट ए से, 3 नंबर बैकलैश जुड़ेगा ई से, 4 नंबर है सर्ज जुड़ेगा बी से, और 5 नंबर है इम्प्लाई, ये जुड़ेगा सी से। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स थे इस रिवीजन के। आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन की। एक उड़नदस्ता टीम ने सोनीपत जिले के एक गांव में 31 क्विंटल दाल जब्त की है। बस आप यहाँ से उठाइए, सब्जेक्ट क्या है? उड़नदस्ता टीम, और वर्ब क्या है? जब्त की है। कोई भी काम किया है इसका मतलब हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। उड़नदस्ता को फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं। तो देखो उड़नदस्ता टीम, अ टीम ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड, या फिर आप फ्लाइंग स्क्वाड सीधा भी कह सकते थे। जब्त करने को सीज बोलते हैं, तो हैज सीज्ड। क्या जब्त किया है? ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। 31 क्विंटल पल्सेज, पल्स का मतलब दाल होती है। कहाँ से किया है? तो एक गांव है, किसका? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। बहुत सिंपल सा था ये तो। आगे देखिए, पुलिस ने हाल ही में कुख्यात अपराधी संजय माथुर के कब्जे से 11 लाख रुपए की कीमत के गहने बरामद किए। तो इसका मतलब सेकेंड फॉर्म आएगी। किए हैं तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती। और किसने किए हैं? पुलिस ने किए हैं। तो देखो द पुलिस, हाल ही में, रिसेंटली, लेटली मत लगाना। हमने डिस्कस किया था कि लेटली का प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो पुलिस ने हाल ही में बरामद किए हैं मतलब रिकवर कर लिए हैं। मतलब रिकवर का मतलब ऐसा है कि जो जेवरात वगैरह, गहने वगैरह चुरा लिए थे, ले गए थे, उनको वापस से ले लिया, तो रिकवर कर लिया। जैसे हेल्थ ख़राब हो जाती है, पहले तो हेल्थ ठीक थी, फिर ख़राब हो गई, फिर उसको वापस से सही करें तो रिकवर करना। तो वैसा ये कि गहने थे किसी और के, मिल गए इसके पास तो रिकवर कर लिए, बरामद कर लिए। तो पुलिस ने हाल ही में रिकवर किए क्या? गहने को ऑर्नामेंट्स। कितने रुपए के हैं? इतने रुपए के, 11 लाख रुपए के। तो वर्थ ₹11 लाख। वर्थ का मतलब मूल्य से होता है, ठीक है। किससे लिए हैं? एक कुख्यात अपराधी संजय माथुर के कब्जे से मतलब पोजीशन, इसके पोजीशन में थे, है ना। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए नोटोरियस क्रिमिनल संजय माथुर। कुख्यात को बोलते हैं नोटोरियस। तो पुलिस ने काम किया, क्या काम किया? रिकवर करने का। क्या रिकवर किया? गहने। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। रिसेंटली लगाना था, हाल ही में। कितने रुपए के गहने हैं? तो गहनों का ही बता रखा है, तो वर्थ ₹11 लाख। किससे लिए हैं? एक कुख्यात अपराधी संजय माथुर है, ये बता दिया, नोटोरियस क्रिमिनल संजय माथुर, उसके कब्जे से। कब्जे मतलब फ्रॉम द पोजीशन। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता थे। अमरीश पुरी वॉज एन इंडियन एक्टर। जो थिएटर और सिनेमा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो के लिए हु लग जाएगा, वो थे। वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, व्यक्ति थे इन इंडियन थिएटर एंड सिनेमा। अमरीश पुरी वॉज एन इंडियन एक्टर, बहुत आसान था ये तो। जो कि थे, हु वॉज, क्या, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, किस में? इंडियन थिएटर एंड सिनेमा में। आगे देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेज में अ बाइट एट द चेरी। अगर आपको एक बाइट मिल जाए चेरी से, चेरी एक टाइप का फ्रूट होता है, तो एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट और अचीव समथिंग। तो आपको एक अवसर मिल गया कुछ स्टार्ट करने का, आपने एक बाइट ली है, मीन्स आपने शुरुआत कर दी उसको खाने की, तो एक अवसर
कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का, स्टार्ट करने का। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, एयर का मतलब एक्चुअली हवा होती है और अपने आप को हवा देना, हवाबाजी में आ जाना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे एयर्स का मतलब घमंड भी होता है। तो बिहेविंग एरोगेंटली, तो वैसे याद कर लो कि घमंड, अपने आप को घमंड दे रहे हो तो घमंडी बन रहे हो, तो बिहेव कर रहे हो एरोगेंटली। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है किसी की आजीविका, ब्रेड एंड बटर का मतलब है आजीविका, तो समवंस लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था। जितने भी बच्चे लाइव हैं वो ज़रूर से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।